हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, हाँ हमने डिस्कस किया था वीन रेडिएशन लॉ के बारे में और रेले रेडिएशन लॉ के बारे में। तो वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि पीछे जो हमने पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है और उसकी बेसिस पे जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। तो वो जो कि हमें देखा पिछली लेक्चर में वो टोटली फेल हो चुके थे। फेल होने का मतलब है पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी। अब बात करें अपन थोड़ा आगे बढ़े, तो उस ग्राफ को एक्सप्लेन किसने किया था? तो उस ग्राफ को एक्सप्लेन किया था प्लांक ने। प्लांक ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी सबसे पहले। अब वो हाइपोथेसिस क्या थी जाने, चलिए जानते हैं। तो देखिए प्लांक हाइपोथेसिस, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस, इसे अपन अगर हिंदी में बात करें तो प्लांक क्वांटम परिकल्पना। हाँ सब समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी देर वेट कीजिए और देखिए आप। अब देखिए ये हाइपोथेसिस क्यों बोला जाता है, ये बहुत ही एक शॉकिंग बताया स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। शॉकिंग कैसे बोल सकते हैं अपन, तो देखिए अभी आप कि एक ऐसा स्टेटमेंट कि जैसे उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये होती है डिस्क्रिएट या फिर डिस्क्रीट, ये होती है डिस्क्रीट। तो ऐसे कैसे मान लिया जाए कि पहले हम मानते आ रहे थे एनर्जी है जीरो से इन्फिनिटी, कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं E = ½ kT², टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है या एनर्जी। तो अगर हम टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे घटाएंगे एनर्जी घटती जाएगी। ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट नहीं था कि अगर एनर्जी को कम या ज़्यादा किया जाए या फिर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा किया जाए तो एनर्जी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ना करें। बट प्लांक का कहना ये था कि एनर्जी फिक्स अमाउंट ही होती है, उसके बीच में जैसे कि मैं अभी रुको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपन इसे। उन्होंने ये बोला कि जैसे ये कैविटी की कोई दीवार है अपने पास, ठीक है। अब इसमें वाइब्रेशंस ऑसिलेशन होंगे, मतलब लाइक अगर इसे टेम्परेचर दिया जाए, ये ब्लैक बॉडी है मानो, इसे अगर टेम्परेचर दिया जाए तो टेम्परेचर देने से क्या होंगे, यहाँ पे ऑसिलेशन जनरेट होंगे, कुछ ऐसे जनरेट होंगे, कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन से ऑसिलेट करेंगे, कुछ कम वाइब्रेशन से, कुछ और ज़्यादा वाइब्रेशन से, अलग अलग वाइब्रेशन होंगे उनके। डन, सही है। तो कुछ अपन बना लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन के, ये थोड़ा और ज़्यादा वाइब्रेशन का, ये थोड़ा कम का, ये और थोड़ा सा मिड में, तो कुछ ऐसे ये तो यहाँ पे n नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड एक्सिस्ट करेंगे। वाइब्रेशन मोड, सॉरी वो रिलीजन्स में गया वाइब्रेशन मोड। यहाँ हम बोलेंगे ऑसिलेशन या ऑसिलेटर, प्लांक ऑसिलेटर, इनको बोलेंगे प्लांक ऑसिलेटर। प्लांक ऑसिलेटर पहले ही बोल दिया मैंने, वैसे ही थोड़ा लेट बोलना चाहिए था, प्लांक ऑसिलेटर, पर कोई बात नहीं, घर की बात अपनी। आगे देखिए कि जैसे कि ये ऑसिलेटर है। अब आपको पता है जैसे कि ये अगर ऑसिलेट कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। हाँ जी पता है ये तो हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं, यहाँ से इमिट होती हैं। बट उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से रिलीज होती हैं या फिर इमिट होती है या फिर किसी ब्लैक बॉडी द्वारा कोई भी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व किया जाता है या इमिट किया जाता है, तो जो उसकी एनर्जी होती है वो एनर्जी पॉसिबल है ओनली ये जीरो तो मतलब करे ना तो जीरो तो होगा ही होगा, या hν, 2hν, 3hν, 4hν एंड सो ऑन। इस फॉर्म में ही एनर्जी को अब्जॉर्व कर सकता है या इमिट कर सकता है। इसके बीच में जो एनर्जी है वो एग्जिस्ट करती नहीं है। अब ये कैसे हुआ, ये देखो आप E अगर हम देखें कुछ अलग से बना करके देखें कि जैसे ये एक मिनट यहाँ देखते हैं कि ये एनर्जी के कुछ वैल्यूज हैं। जैसे अगर इसकी hν है तो उसके बाद 2hν ही एनर्जी हो सकती है किसकी, वेव की। या तो ये hν, 2hν या 3hν या 4hν, इन्हीं के बीच में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, इनके बीच में है एनर्जी होती नहीं है। जैसे लाइक बात करूँ hν और 2hν के बीच में कितनी एनर्जी एग्जिस्ट करती होंगी, सोचो एक बार।
जैसे एच न्यू है, 0.0001 है, 0.01 है, 0.1 है, 0.5 है, 0.56 है, कितनी एनर्जीज एग्जिस्ट करती होंगी इनके बीच में, बट नहीं, प्लांक ने बोला ये एनर्जी होती ही नहीं है, और एनर्जी होती है या तो एच न्यू, उसके बाद डायरेक्ट टू एच न्यू, उसके अलावा बीच में एनर्जी होती नहीं है। तो अब ये स्टेटमेंट बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट था और अनबिलीवेबल, बिल्कुल नहीं मानने वाला। कैसे माना जा सकता है? तुम सोचो कि तुमसे अचानक से, तुम जिस एनर्जी को पढ़ते आ रहे हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, उसे अचानक बोला जाए कि एनर्जी ऐसी होती है। जैसे लाइक अब अपने पास सरफेस है, अपने पास बोलते जाते हैं कि नीचे जो कि प्लेन है, सरफेस है जिस पे हम चलते हैं, कि वो सरफेस नहीं है, वो एक सीढ़ी है, कुछ ऐसे। ये प्लेन सरफेस ना हो करके ये प्लेन सरफेस थी पहले, जहाँ पे तुम कहीं भी चल सकते थे, बट अचानक से तुम्हें बोला जाए कुछ इस तरीके की ये सरफेस, तुम सिर्फ इन पे चल सकते हो, इन पे, इनके बीच में चल ही नहीं सकते। कैसा लगेगा? बहुत शॉकिंग रिजल्ट था ये। तो इसीलिए इसको ना माना गया, बट फिर भी थोड़ा इसको मान करके इसको आगे लेके जाया गया। और इसका जब प्लांक का रेडिएशन लॉ आया, तो प्लांक का रेडिएशन लॉ सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था उस ग्राफ के बारे में। एक और शॉकिंग न्यूज़ कि ये तो सारा एक्सप्लेन हो गया। अब एक्सप्लेन हो गया तो फिर तो इसे मानना पड़ेगा। अगर इसे नहीं मानते हैं तो फिर प्लांक का रेडिएशन लॉ एक्सप्लेन नहीं होगा, या फिर प्लांक का रेडिएशन नहीं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं होगी, इसे नहीं मानते हैं तो। और अगर इसे मानते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हो रही है। तो ये एक नया चीज़ निकल के आई। इसका मीन ये था कि जो वर्षों से फिजिक्स चलती आ रही थी उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग था, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग था इस जैसा, जो निकल के ही नहीं आ पाया कभी। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी कभी। तो यहां पे ये निकल के आया। तो ये कुछ नया नहीं था, बस ये था कुछ छुपा हुआ निकल के आया, इस टाइप का था। बट शुरुआत में ये नहीं हो सका एक्सेप्ट, क्योंकि इसका कोई प्रूफ न था। क्योंकि इसका प्रूफ हम क्लासिकल मैकेनिक्स से तो दे ही नहीं सकते इसको, तो इसका कोई प्रूफ नहीं था। ये इसीलिए इसको हाइपोथेसिस बोला गया और बाद में इसको कंसिडर करके आगे भी जाया गया, जिससे ये भी एक्सप्लेन हो पाया। फिर हमें देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इससे काफ़ी हेल्प हुई एक्सप्लेन करने में। तो अब हम जैसे प्लांक हाइपोथेसिस आपने जान ली क्या होती है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्लांक के रेडिएशन लॉ पे। चलिए शुरू करते हैं प्लांक रेडिएशन लॉ और देखते हैं कि कैसे ये प्लांक लॉ एक्सप्लेन कर पाया किसको? ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस को या फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। तो चलिए देखिए, हम आगे हेडिंग लगाते हैं प्लांक रेडिएशन लॉ। क्या था प्लांक का रेडिएशन लॉ? वही बात, हमें यू लैम्डा डी लैम्डा चाहिए, ये चाहिए हमें। तो ये चाहने से पहले हमें क्या प्री रिक्वायर है? हमें रिक्वायर है कि सबसे पहले हम ये पता होना ज़रूरी है कि ये जो प्लांक ऑसिलेटर है, इसके अंदर किसी पर्टिकुलर एनर्जी के कितने ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेटर एग्जिस्ट करते हैं, कितने ऑसिलेटर एग्जिस्ट करते हैं। और फिर दूसरा रिक्वायर है कि इसके अंदर या फिर ओवरऑल पहले हम बात करें कि मुझे इस एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी चाहिए। पहला रिक्वायर ये है कि क्योंकि एनर्जी देखो अलग अलग हो सकती है। इस ऑसिलेटर है, ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, ये कुछ ज़्यादा कर रहा है ना, तो ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी या फिर इसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी। तो ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। और यहाँ पे n नंबर ऑफ इन्फिनिटी बोल सकते हैं या फिर n नंबर ऑफ ऑसिलेटर यहाँ पर हैं, तो उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी सबकी। हो सकता है बहुत से ऑसिलेटर की सेम एनर्जी मिल जाए, पर बहुत अलग अलग एनर्जीज होंगी। तो उन एनर्जी को हम कौन सी वाली एनर्जी को कंसिडर करें, ये भी एक सवाल है कि मैं 2h न्यू वाली लूँ या फिर 5h न्यू वाली कंसिडर करूँ या 10h न्यू वाली करूँ। एनर्जी तो बहुत सारी है वहाँ पे, कौन सी वाली एनर्जी लें? तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मीन एनर्जी। इसकी मीन एनर्जी मतलब एवरेज एनर्जी। अब एवरेज एनर्जी हमें पता लग जाए कि हाँ एवरेजली इतनी एनर्जी है एक ऑसिलेटर की। लाइक हम एवरेज बहुत टाइम निकालते हैं, जैसे हम पहले भी बचपन में भी निकालते थे एवरेज, वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज का मीन क्या होता है? बस इतना सही कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी। हम इस मतलब जो भी कैविटी है, ब्लैक बॉडी है, इसके अंदर क्या करेंगे? टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी कितनी है इसके पास, और अपॉन किसने? जितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर इसमें प्रेजेंट हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेटर, तो उससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, उससे निकल के आ जाएगी एक ऑसिलेटर की मीन एनर्जी। समझ में आया कि जैसे कि ये एक ऑसिलेटर है, इसकी 2 hν एनर्जी है, इसकी 3 hν एनर्जी है, और 3 4 5 6 7 8 9 अपन ऐसा बोलते हैं, इसकी 4 hν है। तो इनकी एवरेज एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी एवरेज एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, 2 hν प्लस 3 hν प्लस 4 hν अपॉन 3, तो कितना हो गया है 4 5 6 7 8 9, तो 9 hν अपॉन 3 इक्वल टू 3 hν। तो इसके एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी है, 3 hν। कुछ इस टाइप का हम यहाँ पे करेंगे कि n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, यहाँ पे ऑसिलेटर्स हैं, तो इनकी एवरेज एनर्जी क्या होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे क्या करना है हमें। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है मीन एनर्जी निकालना, बात खत्म, इसके आगे नहीं सोचना है एक बार। तो इसमें हम पहला करेंगे मीन एनर्जी, मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। प्लांक, क्योंकि प्लांक ने ये हाइपोथेसिस दी थी और वो माना था कि वो ऑसिलेटर हैं, तो इनको हम प्लांक ऑसिलेटर नाम से भी जानते हैं, प्लांक ऑसिलेटर। तो ये है, मार्कर की इंक भी खराब हो गई है, खराब नहीं सॉरी ख़त्म हो गई है, मैं इंक डाल लेता हूँ एक बार, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। हाँ देखिए, अब तो अकॉर्डिंग टू, इसमें करते हैं अपन प्लांक मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। तो अकॉर्डिंग टू, अब तो चल जा, नहीं चलेगा ये, हाँ अकॉर्डिंग, अरे वापिस से लिखने दो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, यहाँ भी मैक्सवेल बोल्ट्जमान की हेल्प ली गई, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब तो इंक चली गई, अब तो चल जा, हाँ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं अपन, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ प्लांक ऑसिलेटर नंबर ऑफ प्लांक ऑसिलेटर ऑफ एनर्जी Nhν। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया गया, और बोलते हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर कांस्टेंट T मान लो आप, कि T टेम्परेचर पर नंबर ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, तो प्लांक ऑसिलेटर कितने हैं वहाँ पर, कितनी एनर्जी के, Nhν एनर्जी के। तो मैं कैसे लिखूँगा, जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो था कि n इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है n0 e की पावर माइनस e अपॉन kT, इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं। यहाँ पर एनर्जी, कौन सी एनर्जी के चाहिए वो रख देते हैं यहाँ पे, तो n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, n0 e की पावर माइनस Nhν अपॉन kT। ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं किस एनर्जी के, एनर्जी hν के। कुछ इस तरीके से हैं ये, कि जैसे कि ये वापस से मैं बता दूं एक एग्जांपल से, ये कैविटी है और इसमें बहुत सारे ऑसिलेटर्स प्रेजेंट हैं, तो मैं बोलता हूँ hν और ये भी hν का है और ये भी hν का है, ये 2 hν का है और ये 2 hν का है। तो मैं बोलूँ hν के कितने ऑसिलेटर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ऑसिलेटर यहाँ पे hν एनर्जी के प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे ये उस नंबर को डिनोट करता है कि Nhν एनर्जी के कितने ऑसिलेटर वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो कितने हैं, इतने। ठीक है, ये हमने किससे बताया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर आ चुके हैं, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एनर्जी कितनी होगी। तो अब हमें पता है कि एक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है Nhν, ठीक है।
तो इसको अपन एन एन दे देते हैं क्योंकि एन पे डिपेंड कर रहा है, कुछ ऐसे में, ठीक है, एन एन, ठीक है। तो ये एनर्जी होती है इसकी एन एन, हाँ सॉरी एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ ऑसिलेटर। तो ये एन एच न्यू एनर्जी के कितने ऑसिलेटर हैं, इतने ऑसिलेटर हैं, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, तो मैं लिखूं, देखो एनर्जी ऑफ, ऊपर लिख देते हैं अपन, बस ध्यान से समझना इसको एक बार, फिर मैथमेटिक्स बहुत इजी है इसकी, कर लेंगे अपन, पर इसको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगेगा। तो देखिए, तो एनर्जी, या फिर मैं लिखूं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ, किसकी एनर्जी, एन एच न्यू, टोटल एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, प्लांक ऑसिलेटर ऑफ एनर्जी एन एच न्यू, मतलब जिनकी एनर्जी एन एच न्यू है उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, समझ पा रहे हो क्या, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ एन एच न्यू की जगह एच न्यू ले रहा हूँ, तो एन की एनर्जी अगर एच न्यू है तो एच न्यू की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 एच न्यू, सारों को मैंने जोड़ दिया, 4 मतलब सॉरी 5 एच न्यू, तो 5 क्या है यहाँ पे, 5 है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेटर, और एच न्यू क्या है, एनर्जी किसकी, जिस एनर्जी की हमें निकालनी है। जैसे मुझे एन एच न्यू की टोटल एनर्जी निकालनी है तो इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, ई एन इक्वल टू एन एच न्यू मल्टीप्लाई, या फिर मैं नंबर ऑफ ऑसिलेटर एन एन मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, एन एच न्यू से। ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी किसकी, एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑसिलेटर की। जैसे कि मैं बात करूं, वापस से बात कर रहे हैं, एच न्यू एनर्जी की कितनी टोटल एनर्जी हो जाएगी, एच न्यू एनर्जी वाले ऑसिलेटर की कितनी टोटल एनर्जी होगी, तो 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, 5 एच न्यू, तो 5 एच न्यू इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। ऐसा ही ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है, समझ में आया होगा आपके, ठीक है। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, जैसे इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट। अब आगे हमने एक पर्टिकुलर निकाल लिया, अब इसकी टोटल एनर्जी, अब यहाँ पे एच न्यू का ही नहीं कर रहा ओनली, बाकी और भी ऑसिलेटर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उन सब की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उन सब की टोटल एनर्जी हो जाएगी, जैसे कि वापस मैं रफ करता हूं नीचे, सो टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी, तो कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू, ये जितनी भी एनर्जी है, जैसे एच न्यू वाली एनर्जी है, 2 एच न्यू वाली है, 3 एच न्यू वाली है, 4 एच न्यू वाली, सारों को जोड़ दो, सारों को जोड़ दो तो समेशन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एन 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 एच न्यू, और कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मतलब ये एनर्जी एन 0 से इन्फिनिटी तक ये हो सकती है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ई एन का समेशन कर दिया हमने 0 से इन्फिनिटी तक, ये कुछ, ये हो गई हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इस ब्लैक बॉडी की टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास ऑसिलेटर की। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने हैं, और उसका इसमें भाग दे देंगे तो मीन एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। तो आगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, प्लांक ऑसिलेटर, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, E इक्वल टू N इक्वल टू समेशन ऑफ एन एन 0 से इन्फिनिटी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो, ये समेशन में एन नॉट ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी 0 से इन्फिनिटी। ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर प्लांक ऑसिलेटर। मैं मिटा रहा हूँ भाई नीचे से, आपने शायद लिख लिया होगा, या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सो अब फाइनली हम मीन एनर्जी तक पहुंचेंगे। तो मीन एनर्जी, मीन मार्कर, मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, प्लांक ऑसिलेटर की मीन एनर्जी कितनी होगी। मैं ब्लू कलर का यूज में ले लूं, उसमें शायद इंक है, हाँ
ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लू वाला ले लेते हैं अपन। तो मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर तो कितनी हो जाएगी, इसको मैं एवरेज ऑफ ई से डिनोट करता हूं, और यहां पे हो जाएगी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर लिख दें, या फिर प्लांक ऑसिलेटर लिख दें, ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, प्लांक ऑसिलेटर अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। तो क्या हो जाएगी फिर एवरेज एनर्जी ई, यहां से हम मैं क्या लिखूंगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कहाँ है, टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी या फिर टोटल एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, प्लांक ऑसिलेटर। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ई अपॉन एन। तो ये रखो ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू कितनी है, समेशन एन ऑफ एन एच न्यू अपॉन समेशन, वही मैं बार बार नहीं लगाऊंगा, 0 से इन्फिनिटी, आप ध्यान में रखना कि इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट होती है, और यहाँ से 0 से इन्फिनिटी एन एन एन। अब इन दोनों में क्या रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं एन ऑफ एन की या फिर एन एन की। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट से इनकी वैल्यू थी ई की पावर एन नॉट ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी डी लेमडा, सॉरी इसमें नहीं आता डी लेमडा, एन एच न्यू अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, समेशन एन नॉट ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। तो आपको दिख रहा है ये एन नॉट कॉन्स्टेंट है, ये यहाँ से कट जाएगा। अब इसकी मैथमेटिक्स करते हैं, बस फिजिक्स का काम यहीं तक था। आई होप यहाँ तक आपको फिजिक्स समझ में आई होगी। अब इससे नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिक्स करते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, और हम निकालते हैं मीन एनर्जी कितनी आएगी। अब देखिए आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं इसे। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करते हैं अपन, एनर्जी E इक्वल टू क्या आया हमारे पास, समेशन एन एच न्यू ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन समेशन ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन लेट कर लेते हैं कि एच न्यू अपॉन के टी है, उसकी जगह एक्स लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बार बार में लिखने में। तो ई इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, एन एच न्यू की जगह फिर क्या आ जाएगा, एच न्यू की जगह एक्स के टी, तो एन एक्स के टी ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स, ये हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कुछ, अब मैं इसको एक साथ रफ कर देता हूँ सारे को। हाँ देखिए E इक्वल टू, अब यहाँ से एन एक्स के टी बाहर आते हैं, तो एन को तो बिल्कुल ही बाहर नहीं ले सकते हम, क्योंकि समेशन तो एन पे ही डिपेंड करता है, ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एन एक्स। अब देखिए कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स, अगर हम इस समेशन भी लगा देते हैं, चलो अगर हम समेशन लगा दें और इसका अपन डिफ्रेंशिएट करें x की रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा e की पावर माइनस एन एक्स का एन एक्स और माइनस एन इंटू में, तो कुछ ये आएगा माइनस एन, हाँ x की रेस्पेक्ट में कुछ ये आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो n है और e की पावर x ये समेशन है, इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो चलिए करके देखते हैं। तो e इक्वल टू एक्स के टी डी अपॉन डी एक्स, माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस अपन इधर लेके जाएंगे कुछ ऐसे, ठीक है ये ला, तो माइनस समेशन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एन एक्स। अब इस समेशन को कैसे ओपन करेंगे, इसको करते हैं। तो हमें पता है कि ई की पावर
माइनस एन एक्स का समेशन है वो 0 से इन्फिनिटी है ना, n बराबर। तो क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे अपन यहाँ पे तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर माइनस 3x, कुछ ऐसे होता जाएगा। और इन सब को टोटल करेंगे तो हम एक इसको कंबाइंड फॉर्म में बोले तो कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 1। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है हमारे सामने। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ये सही है। हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं आकर के यहाँ पे माइनस। तो ये इसकी जगह तो हम ये पुट कर देंगे, बट इसकी जगह तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो तो डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट ई की पावर माइनस एन एक्स 0 से इन्फिनिटी। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट का मीन है डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किसका 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट। तो कर दो फिर उसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का क्या होता है इक्वल टू माइनस 1, फिर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 2 इंटू में क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा फिर x का डिफरेंशिएशन, तो x का क्या हो जाएगा -1, तो -1 ये हो जाएगा इसका। अब इसको हम अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 2। तो अब हम ये जो समेशन वाली टर्म है उसकी जगह ये पुट कर देंगे। तो वापस हम देखते हैं, तो एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, E इक्वल टू माइनस एक्स के टी इंटू में ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन इस समेशन की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह ये पुट कर देंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 1। अब देखो ये इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगी पावर 1 से 2, तो एवरेज एनर्जी ऑफ E इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स के टी, यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद में ऊपर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये बच जाएगा फाइनली। अब यहाँ पे x हमने कुछ पुट किया था एच न्यू अपॉन के टी, वो वापस रख देते हैं वैल्यू। तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू एच न्यू अपॉन के टी, तो एच न्यू ई की पावर माइनस एक्स। एक बार देखिए, मैं ज़्यादा स्टेप ना लिखते हुए यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस एक्स है, मैं नीचे से भी e की पावर माइनस एक्स को कॉमन लेता हूँ तो वो दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एच न्यू अपॉन ए की पावर, चलो फिर लिख ही देते हैं एक स्टेप और, एक्स के टी या फिर एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी अपॉन ई की पावर या फिर 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से एच न्यू अपॉन के टी नीचे से कॉमन लेकर के और ये ऊपर वाले से कैंसिल कर देंगे, तो फिर मेरे पास एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो एक प्लांक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है वो हमारे कुछ पास ये निकल के आती है एच न्यू अपॉन ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये है एक प्लांक के ऑसिलेटर की मीन एनर्जी, एवरेज एनर्जी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद करना है प्लांक रेडिएशन लॉ। तो प्लांक रेडिएशन लॉ के लिए हमने सबसे पहले जो प्री रिक्वायर चाहिए था हमें, वो चाहिए था मीन एनर्जी, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब प्लांक रेडिएशन लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि जो प्लांक रेडिएशन लॉ से जो ग्राफ बनता है, क्या वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ बनता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं, जानते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।